नमस्कार, मैं एडवोकेट नरेश कुदाल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल विधान का ज्ञान पर। दोस्तों, चेक बाउंस के मैटर्स में अलग अलग टॉपिक्स पर हमारे चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोस पोस्ट किए हुए हैं। ऐसे वीडियोस पर काफ़ी लोगों ने पूछा है कि चेक देने वाली पार्टी की डेथ हो गई है तो क्या होगा। ये सवाल इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि कोई व्यक्ति आपको चेक देने से लेकर केस फाइल होने तक और लास्ट में पेमेंट करने तक जीवित रहे, यह ज़रूरी नहीं। तो यदि चेक इश्यू करने वाली पार्टी की डेथ हो जाए तो क्या होगा, ये जानना भी ज़रूरी है। इसलिए आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। ऐसी परिस्थिति के लिए दो तीन एस्पेक्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं और इंटरेस्टिंग भी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आप जानते होंगे, फिर भी एक बार रिपीट कर दूं कि जब कोई व्यक्ति लीगल डेप्ट के लिए पेमेंट चेक से करता है और वो चेक डिसऑनर हो जाता है, तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की सेक्शन 138 के अंतर्गत अपराध होता है, जिसके लिए आप चेक डिसऑनर के 30 दिन के भीतर 15 दिन का नोटिस देकर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। अब चेक जारी करने वाले की डेथ से संबंधित दो परिस्थितियां हो सकती हैं। पहली तो ये कि उसकी डेथ चेक बाउंस का केस कोर्ट में पेश करने के पहले ही हो गई हो, और दूसरी ये कि 138 की कंप्लेंट फाइल करने के बाद और कोर्ट का डिसीजन होने के पहले डेथ हो गई है। यहाँ हम केवल चेक इश्यूइंग पार्टी की डेथ की परिस्थिति को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली परिस्थिति में जबकि चेक इश्यू करने वाली पार्टी की डेथ चेक डिसऑनर के बाद लेकिन 138 की कंप्लेंट फाइल करने के पहले हो गई है, तो आप 138 की कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति के खिलाफ कोई क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल नहीं की जा सकती है। हालांकि इसके लिए कानून में और भी रेमेडीज हैं जिनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन ये क्लियर है कि अगर चेक बाउंस की कंप्लेंट फाइल करने के पहले ही चेक इश्यू करने वाली पार्टी की डेथ हो गई है, तो हम 138 की कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। दूसरी परिस्थिति में चेक बाउंस की कंप्लेंट फाइल करने के बाद अगर चेक जारी करने वाली पार्टी की डेथ हो जाती है, तो यहाँ भी स्थिति क्लियर है कि 138 की कंप्लेंट के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लागू होता है, जिसमें अगर एक्यूज्ड यानी मुलजिम की डेथ हो जाए तो वो केस अबेट यानी कि खत्म हो जाएगा। 138 का केस चलने के दौरान यदि कंप्लेंट फाइल करने वाले यानी जिसके फेवर में चेक दिया गया था उस पार्टी की डेथ होती है, तो केस में उसके लीगल हायर्स पार्टी बनकर केस को आगे चला सकते हैं, लेकिन एक्यूज्ड की डेथ होने पर केस खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई भी क्रिमिनल केस मरे हुए व्यक्ति के खिलाफ नहीं चल सकता। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पास जो रेमेडी बचती है वो ये है कि हम चेक इश्यू करने वाली पार्टी के लीगल हायर्स के खिलाफ सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 37 के अंतर्गत सिविल केस फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने लायक बात यह है कि हर सिविल केस के लिए एक लिमिटेशन तय होती है और लिमिटेशन के भीतर ही कोई केस फाइल किया जा सकता है। रुपयों की वसूली के लिए लिमिटेशन 3 साल रखी गई है। तो मानकर चलिए कि आपको जिस तारीख का चेक दिया गया है उसके 3 साल के भीतर भीतर वसूली के लिए सिविल केस फाइल किया जा सकता है। यहाँ एक और बात इंटरेस्टिंग है कि हर चेक बाउंस के केस में आप 138 की कंप्लेंट और वसूली का सिविल सूट दोनों फाइल कर सकते हैं, और जहां तक हो सके आपको दोनों केस एक साथ फाइल भी करने चाहिए, क्योंकि इसके कई फायदे हैं। काफ़ी लोगों को इस बारे में कन्फ्यूजन रहता है कि चेक डिसऑनर के मामले में 138 की कंप्लेंट और रिकवरी के लिए सिविल केस एक साथ नहीं चल सकते। तो बता दूं कि दोनों रेमेडी अलग अलग हैं, क्योंकि 138 की कंप्लेंट का नेचर क्रिमिनल कंप्लेंट का होता है, जिसमें चेक की अमाउंट के 2 गुना तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। ये आपके रुपयों की रिकवरी नहीं है, बल्कि एक्यूज्ड का जो चेक बाउंस हुआ उसके लिए एक प्रकार की सजा है। अपने रुपयों की रिकवरी के लिए सिविल केस फाइल करने का आपका अधिकार है, जो आप यूज कर सकते हो। चेक बाउंस के केस में जब आप कंप्लेंट के साथ साथ रिकवरी का सिविल सूट फाइल करते हैं, तो इसके लिए आपको चेक की अमाउंट के अनुसार कोर्ट फीस का पेमेंट तो करना पड़ता है, लेकिन ऐसे सिविल केस के कई फायदे भी हैं, जिनमें से पहला तो ये कि ये केस आप चेक जारी करने वाले की डेथ के बाद भी उसके लीगल हायर्स के खिलाफ फाइल कर सकते हैं, और अगर चेक जारी करने वाले की डेथ केस के दौरान हो जाती है तो भी उसके लीगल हायर्स को पार्टी बनाकर केस को आगे चलाया जा सकता है। दूसरा फायदा ये है कि ऐसे रिकवरी सूट समरी प्रोसीजर के अंतर्गत फाइल किए जाते हैं, जिसमें टाइम बहुत कम लगता है। और तीसरा फायदा ये है कि आप रिकवरी सूट में इंटरेस्ट यानी ब्याज और खर्चे भी क्लेम कर सकते हैं, जो 138 की कंप्लेंट में नहीं किए जा सकते। अगर आपने केवल 138 एनआई एक्ट की कंप्लेंट ही फाइल की है
और सिविल सूट फाइल नहीं किया है, तो अगर चेक इश्यू करने वाली पार्टी की डेथ चेक इश्यू करने के 3 साल के भीतर हो जाती है, तब तो आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि डेथ के बाद भी लीगल हायर्स के खिलाफ रुपयों की रिकवरी के लिए सिविल केस आप फाइल कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए आपने केवल 138 की कंप्लेंट ही फाइल की है और चेक जारी करने वाली पार्टी की डेथ चेक की डेट के 3 साल के बाद हो जाती है, तो आपकी कंप्लेंट भी अबेट हो जाएगी और आपके पास रिकवरी का सिविल केस फाइल करने का ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। इसलिए ऐसी स्थिति से बचने के लिए ये एडवाइस किया जाता है कि या तो आप चेक बाउंस की कंप्लेंट और रिकवरी के लिए सिविल सूट साथ में ही फाइल कर दीजिए, या फिर अगर आप सिविल सूट फाइल नहीं करना चाह रहे हैं तो आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की सेक्शन 138 की कंप्लेंट फाइल करने के बाद थोड़ा वेट कर लें, और चेक की डेट से 2-2.5 साल बाद भी आपको लगता है कि प्रोसेस में अभी और टाइम लग सकता है, तो चेक की डेट के 3 साल खत्म होने के पहले आप एक रिकवरी सूट भी ज़रूर फाइल कर दें, ताकि अगर चेक इश्यू करने वाली पार्टी की डेथ भी हो जाए तो आपके रुपए वसूल किए जा सकें। दोस्तों, उम्मीद है आप इस स्थिति को समझ गए होंगे कि अगर चेक बाउंस के मैटर में चेक जारी करने वाली पार्टी की डेथ हो जाए तो क्या होगा और इस स्थिति में आपको क्या ध्यान रखना है। आपके और भी कोई लीगल या टैक्स मैटर्स से रिलेटेड सवाल हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों पर हमें कॉन्टैक्ट करके हमारे लीगल एक्सपर्ट से बात करने के लिए कॉल बुक भी करवा सकते हैं। वीडियो की जानकारी अगर यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जल्द ही मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।